साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन से और खासकर डिस्चार्ज पिटीशन से। साथियों कई बार आप सबकी क्वेरी आती है कि हम डिस्चार्ज फाइल करना चाहते हैं पर डिस्चार्ज पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करें, डिस्चार्ज पिटीशन को जब ड्राफ्ट करें तो कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखें और किस तरह से इफेक्टिव डिस्चार्ज पिटीशन को हम रेडी कर सकते हैं। साथियों बेसिकली डिस्चार्ज पिटीशन को ड्राफ्ट करने से पहले आप एक चीज़ दिमाग में सेट कर लें कि जो भी बातें डिस्चार्ज पिटीशन में होंगी दे मस्ट बी अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स। दूसरी बात, हमें प्रोसिक्यूशन की फाइल को देखना है और उससे केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब बातों पे जो है चर्चा करनी है। तीसरी बात, सेटेड लॉ है कि कंसर्न कोर्ट जो है डिफेंस को नहीं देखेगा चार्ज की स्टेज पे। कोर्ट क्या देखेगा कि जो प्रोसिक्यूशन की फाइल है उसके अवलोकन से केस मेड आउट होता है या नहीं होता है। पर समय के साथ साथ ऐसे कई अमेंडमेंट भी आए हैं कानून में जिसके तहत कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कंसर्न्ड अक्यूज का इनोसेंस जो है इंडिकेट कर रहे हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिस पर कंसर्न प्रोसिक्यूशन कोई भी आपत्ति नहीं है, उन्हें डिस्चार्ज की स्टेज पर जो है अवलोकन में या विचार में लिया जा सकता है। साथियों इस संबंध में महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है 8 फरवरी 2011 का, जिसका टाइटल है हर्षेंद्र बनाम रहबतुल्ला। क्लियर हो गया आपको। अब साथियों जब भी आपको ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप एक ध्यान रखिए बात कि रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग जो है हमारे सीआरपीसी में नहीं है, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? सीपीसी। सीपीसी मीन्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। साथियों एक बात जो है ध्यान रखिएगा आप कि जब भी हम कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या कोई प्लीडिंग्स कर रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, तो एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कंसाइंस ड्राफ्टिंग। क्लियर है? उसको जो है हमको फॉलो करना चाहिए और हमारे जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे लॉजिक्स हैं, दे मस्ट बी कंसाइंस। क्लियर है? बट कंसाइंस का मतलब ये नहीं कि ड्राफ्टिंग आप एक पेज में कर दूँ, आप ड्राफ्टिंग जो है आधे पेज में कर दूँ। कंसाइंस ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो पॉइंट कोर्ट में होंगे इट मस्ट बी लॉजिकल, इसका एक प्रॉपर जो है कंक्लूजन होना चाहिए, कहीं ये ना हो जाए कि आपके आर्गूमेंटिव एक एंड पर हो। क्लियर है बात ये? तो साथियों आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है कि क्या क्या मटेरियल जो है आपको रिक्वायर्ड रहेगा जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं डिस्चार्ज पिटीशन को। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले में रिक्वायरमेंट है FIR की। क्लियर हो गया आपको? दूसरी बात, वेरिफिकेशन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें। तीसरी बात, जो ट्रांसक्रिप्शन है वेरिफिकेशन की उसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। चौथी बात, प्री ट्रैप मेमो की रिक्वायरमेंट रहेगी। पांचवी बात, पोस्ट ट्रैप मेमो की भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो साउथ जोन है वहाँ पर इसको मजर रिपोर्ट भी जो है कहा जाता है। क्लियर है? और जो कंसेंट महाराष्ट्र जोन है वहाँ इन्हें कहते हैं पड़ताली पंचनामा और सपड़ा पूर्व पंचनामा, और जो मेन कार्रवाई है उसको हम ट्रैप कार्रवाई ही कॉमनली कहते हैं। क्लियर है? साथियों इसके अलावा सैंक्शन ऑर्डर को भी जो है हमें देखना होता है, इसके अलावा हमें चार्जशीट को भी जो है देखना होता है, और इसके साथ साथ गवाहन के बयान जो पत्रावली पे उसको भी जो है देखना होता है, और जो भी फर्द या जो भी कंसर्न मेमोरेंडम या कंसर्न दस्तावेज जो है फाइल पर है उसको भी जो है हमको देखना होता है। तो एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो है हमको आगे बढ़ना है। पर इसके साथ साथ आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जहाँ बात होगी पोस्ट ट्रैप प्रोसीडिंग की तो वहाँ पर रिकवरी अगर है तो वो भी देखना है। इसके अलावा पोस्ट ट्रैप रिकॉर्डिंग यदि है तो देखना है। ये मैंने इसलिए छोड़ दिए इंसेप्शन पे कि कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज जो है वो रंगिया तो गिरफ्तार नहीं होता है, केवल केस जो है वो मांग की हद तक होता है। तो वेरिफिकेशन की हद तक जब केस बनता है तो यूजुअली प्रोसिक्यूशन जो है सेक्शन 7A PC8 जो है आप पे लगा रहता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे जो है रिकवरी है या किसी अन्य पर्सन से जो है रिकवरी है, तो ऐसे सिनेरियो में पोस्ट ट्रैप की जो प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें रिकवरी प्रोसीडिंग्स को जो है देखना होता है, और इसके अलावा मौके पर जो आपका स्पष्टीकरण है उसको जो है देखना होता है, और इसके साथ साथ जो ट्रांसक्रिप्शन है संभाषण जो भी हुआ है उसको भी जो है अपने को देखना होता है। तो कुल मिला के हमें मालूम पड़ गया सामग्री की हमें क्या रिक्वायरमेंट है जो डिस्चार्ज की पिटीशन बनाने में हमारे काम आने वाली है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ आपको कि आप अपना ज्ञापन जो है सौंपिए पुलिस को या कंसर्न ACB को या कंसर्न विजिलेंस को या कंसर्न CBI को। अक्सर आप यही गलती करते हो, आपको ये गलत मैसेज जो है फीड किया रहता है कि आप अपना डिफेंस आउट मत करो। अगर डिफेंस आप आउट करोगे तो CBI या विजिलेंस या कंसर्न ACB जो है इस पर होमवर्क कर लेंगे। साथियों होमवर्क तब करेंगे जब वो आपके केस में कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक हो।
आपकी फाइल पर तो वो कोई निष्कर्ष निकालते नहीं है, जबकि एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि फेयर इन्वेस्टिगेशन का अधिकार आरोपी को मिलना चाहिए। जो भी दस्तावेज अपने बचाव में आरोपी दे रहा है एजेंसी को, उसे रिकॉर्ड पर लेना चाहिए, उस पर जो है विवेचना करनी चाहिए और विवेचन रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश करनी चाहिए। पर होता इसका उल्टा है। इसलिए कई बार देखा होगा आपने कि अनेकों जजमेंट आए, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के हों, कि कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर तो नहीं कर सकता है, पर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन गलत है, आरोपी के दस्तावेज नहीं देखे जा रहे, तो वहाँ पर कोर्ट आर्टिकल 21 संविधान के लाइट में फेयर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो है कर सकता है। तो ऐसा होने पर कि आपने पुलिस को अपना ज्ञापन दिया, अपने दस्तावेज दिए, अपना पॉइंट्स दिए, पुलिस कंसिडर नहीं कर रही है, पुलिस मीन सीबीआई, विजिलेंस और एसीबी, तो ऐसे सिनेरियो में आप हाई कोर्ट जाकर फेयर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ले सकते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, पर अमूमन ये करना चाहिए ताकि हमारा दस्तावेज जो है फाइल पे आ जाए। जैसे ही दस्तावेज फाइल पे आ गया, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसिक्यूशन चार्जशीट, तो वहाँ पर इन्हें भी कंसिडर करना जो है ईजी रहता है। इसके अलावा दस्तावेज जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिस पर प्रोसिक्यूशन भी जो है आपत्ति नहीं कर रहा है, जिसके लिए आप सेक्शन 294 सीआरपीसी का पढ़ सकते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जब डॉक्यूमेंट एडमिटेड हैं तो उन्हें भी जो है विवेचन में ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। और जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हर्षेंद्र बनाम रहबतुल्ला, क्लियर है। और ये जजमेंट है 8 फरवरी 2011 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें सारे प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए गए। कुल मिला के समय समय पर जो फैसले आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से या ऑनरेबल हाई कोर्ट से, उसमें एक ही बात लिखी गई है कि ब्रिंगिंग क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन इज अ सीरियस कंसर्न, इट अफेक्ट्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द अक्यूज। अगर हम क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आ रहे हैं तो हमको ये अश्योर करना पड़ेगा कि प्रोसीजर फेयर हो, और प्रोसीजर फेयर तभी होगा जब दोनों ही पक्षकारों को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया, उनके दस्तावेजों पर विवेचन किया गया और उस पर निष्कर्ष जो है निकाले गए। अगर एक्सपर्टी मैनर में या जल्दबाजी में कार्रवाइयाँ हो रही है बाय द कंसर्न अथॉरिटी, तो ऐसी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी है। इसके अलावा आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट भी खुद चाहती है कि आरोपी को जो है सुनवाई का अवसर मिले। इवन मजिस्ट्रेट भी सुनवाई का अवसर देने के लिए बाउंड है आपको बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। जब मजिस्ट्रेट बाउंड है तो पुलिस बाउंड क्यों नहीं हो सकती है? तो मेरा कहना है कि हमको 223 BNSS पे भी रिलाई करना है, जो हमें अधिकार देता है कि अगर कार्रवाई हो रही है परिवाद पे तो वहाँ पर आपको सुनवाई का अवसर है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपको तलब कर रही है, और जो भी एविडेंस हमारे खिलाफ है, एलिगेशन हमारे खिलाफ है, उन पर हमें अपना जवाब देने का अधिकार है। पर जो अधिकार है हमें एक दस्तावेज के जरिए मिलता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन या अपना प्रतिवेदन। क्लियर है आपको? चाहे किसी भी नाम से कहें, मतलब एक ही है, बट आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है सौंपना होगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं सौंप रहे हैं, सबमिशंस नहीं दे रहे, तो वहाँ ही नुकसान में आप आ जाएंगे। क्लियर है बात? ये साथियों एक बात जो है नोट कीजिएगा कि जब हम डिस्चार्ज को ड्राफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, क्लियर है, फिर केस का नंबर आएगा। केस का नंबर जो है कोर्ट आपको अलॉट करता है, जिसको जानने के लिए आप जो कोर्ट की कॉल लिस्ट है वहाँ जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कॉल लिस्ट जो है आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन, जो कि आपको ई कोर्ट नामक वेबसाइट पे जो है मिलेगी, और ई कोर्ट के नाम से ऐप भी आती है, वहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद जो केस का टाइटल है वो आएगा, जिस नाम से केस चल रहा है। उसके बाद आएगा डिस्चार्ज पिटीशन। क्लियर है? और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी डिस्चार्ज पिटीशन को हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, सबसे पहले लिखिए बुलेट पॉइंट कि ऐसे पॉइंट जो केस में क्लिंचिंग है। उदाहरण के लिए अगर आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है, यू आर अ प्राइवेट पर्सन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करो। दूसरी बात, आपसे कोई रिकवरी नहीं है, इसको हाईलाइट करो। आपसे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, इसको हाईलाइट करो। आपसे कोई डिमांड नहीं है तो इसको हाईलाइट करो। अगर 17A PCAT का मैंडेटरी प्रोविजन है और आप पब्लिक सर्वेंट है, कंप्लाइंस नहीं हुआ है, इसको आप हाईलाइट करो। कुल मिला के केस का हाईलाइट जो है दिखना चाहिए पहले जज को, उससे जज का मानस बनता है कि वास्तव में इस केस में दम है, सुनना चाहिए आगे। अगर हाईलाइट्स ही नहीं होंगे तो कोई सुनेगा नहीं आपको। क्लियर है? उसके बाद क्या जाएंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। ये फैक्ट्स कहाँ से मिलते हैं हमको? कंसर्न चार्जशीट के कॉलम नंबर 16 से या कॉलम नंबर 12 से, विच एवर इज एप्लीकेबल। क्लियर है? अगर चार्जशीट जो है CBI की है तो वहाँ कॉलम नंबर 16 एप्लीकेबल होगा, और चार्जशीट अगर ACB की है तो कॉलम नंबर 12 एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? अब साथियों जो भी फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं फाइल के ऊपर, उसमें जो फैक्ट्स उठाती है कंसर्न CBI या विजिलेंस या ACB, वो उठाती है कंसर्न FIR से या रिपोर्ट से। तो कंसर्न परिवादी ने रिपोर्ट दाखिल करी जिसके अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि, तो वो तथ्य आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तथ्य मिलने से दो चीज़ हमें क्लियर हो गई कि केस का मोटिव क्या है, केस में जो है परिवादी कौन है, और अल्टीमेटली उसने जो कार्रवाई दी है वो कार्रवाई कब उसने करी है, और इंसेप्शन में डिमांड कब हुई, और डिमांड का नेचर क्या है, और डिमांड किस कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपके फैक्ट्स हैं, जनरल फैक्ट्स आपके रिकॉर्ड पर आ गए। उसके बाद हमें देखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या करा कंसर्न ACB ने या विजिलेंस ने या CBI ने? सीक्वेंस मतलब सबसे पहले रिपोर्ट को उन्होंने वेरीफाई किया, तो वो वेरिफिकेशन किस तारीख को हुआ, किस डेट को हुआ, वो लिखिए। उसके बाद उसका फाइनल आउटकम कब आया वो लिखिए। फर्दर रिपोर्ट कब सबमिट हुई उच्च अधिकारियों को वो लिखिए। उसके बाद प्री ट्रैप कब हुआ, पोस्ट ट्रैप कब हुआ, फर्दर जो कार्रवाइयाँ वो कब कब हुई, इनको जो है आप लिखिए। इसको बोलते हैं टाइमलाइन सीक्वेंस।
जज को उससे क्लियर होगा भाई कि कम से कम जो कार्रवाइयाँ कर रही है एसीबी या सीबीआई या कंसर्न विजिलेंस, वो कार्रवाई जल्दबाजी में कर रही है। कई बार ये लोग ऐसा करते हैं कि जो आपका वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है या जो कंसर्न ट्रांसक्रिप्शन है वो मिनटों में कर लेते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप टाइम और आप डेट पर जो है जोड़ देंगे तो वहाँ पर टाइमलाइन को ब्रेक करना हमारे को ईजी रहेगा। तो ये लोग मजबूर हैं, पर आप मजबूर नहीं हो, क्योंकि इनको ये दिखाना कि भाई हमने कार्रवाई इसी जल्दबाजी में करी है कि आरोपी जो है बच के निकल जाता। तो अगर कार्रवाई जल्दबाजी में है, कार्रवाई एंग्जाइटी में है, तो इसका मतलब ये लोग जो हैं टारगेट कर रहे हैं आरोपी को। आपको ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमूमन ये देखा है मैंने कि जो रिपोर्ट फाइल करता है परिवादी, उसमें वेरिफिकेशन करने की बजाय, और वेरिफिकेशन करना है एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है 12/11/2013 दिवस का। जबकि ये लोग वेरिफिकेशन क्या करते हैं, कंसर्न परिवादी को बुलाएंगे, उसके रिपोर्ट ले लेंगे और उसको जो है रिकॉर्डर पकड़ा देंगे और कहेंगे मैं रिकॉर्डिंग करके ले आओ। जबकि रिकॉर्डर का कोई सोर्स नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो कब गया, कितने मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है, वो कब बाहर आया, इवन उसको सील मोहर तक नहीं करते रिकॉर्डर को। ये तो कुल मिला के हमें बात करनी है एविडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात को लेके, क्लियर है। और इसके अलावा जो भी इनके इवेंट्स हैं वो इन एंग्जाइटी हैं और जल्दबाजी में कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका प्राइम टारगेट जो है अक्यूज है, बाय हुक एंड क्रूक दे वांट टू इम्प्लीकेट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका केस मैच ही नहीं हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन से या अदर सर्कमस्टेंसेस से, तब भी ये केस बना देते हैं। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि नियम कायदे कानून पढ़ो और उसके हिसाब से जो है ड्राफ्टिंग करो और प्लीडिंग करो, तो आपको आराम रहेगा। तो पहला पार्ट क्या है, हमने लिए फैक्ट्स। दूसरा पार्ट क्या है, सीक्वेंस है। तीसरा पार्ट में हमें डिस्कस करना है वेरिफिकेशन को। वेरिफिकेशन डिस्कस हम इसलिए करते हैं कि डिमांड से ही शुरुआत होती है एंटी करप्शन केसेस की। डिमांड इज साइन गो ऑन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट के हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा डिमांड मस्ट बी कंसिस्टेंट, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कोरोबोरेटिव एविडेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई क्लिंचिंग फैक्ट रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए जिससे डिमांड जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए या डिमांड जो है वो सस्पेक्टेड या डाउटफुल हो जाए। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। चौथी बात, हम आएंगे कंसेंट एक्सेप्टेंस पे एंड रिकवरी पे उसके बाद में, अगर वो स्थितियां हैं तो, जिसमें रिकवरी को हम डिस्कस करेंगे, जो पोस्ट ट्रैप की जो रिकॉर्डिंग्स हैं या ट्रांसक्रिप्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मौके पर जो आरोपी का स्पष्टीकरण है, जो कलर टेस्ट हुआ, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वाली हेडिंग के अंदर। इसके बाद जो है हमें डिस्कस करना है विटनेसेस को, कि कौन कौन से विटनेस आई विटनेस है, कौन कौन से हियर्स हैं। अगर हियर से विटनेस है उनको डिस्कस नहीं करना है, आई विटनेस है तो उनके बैरों में क्या इनकन्सिस्टेंसी, जिससे हम फ़ायदा इंसेप्शन में ले सकते हैं, उसको अपने को डिस्कस करना है। इसके अलावा कोई मेमोरेंडम है, मीन्स कोई फ़र्द है जिसमें भी हमें कोई डाउट दिखता है या कोई सस्पेक्टेड स्थिति जो है दिखाई दे रही है, उसको भी जो है डिस्कस कर लीजिए इन लिमिने, मीन्स इन शॉर्ट। उसके बाद डिस्कस हम करेंगे सैंक्शन ऑर्डर, और ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सैंक्शन ऑर्डर एज पर नॉर्म्स है या नहीं है, क्योंकि इसके लिए बेसिक नॉर्म्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए इन जजमेंट ऑफ सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल। जजमेंट है 31/10/2013 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गाइडलाइंस क्या है, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इट मस्ट नॉट बी साइक्लोस्टाइल्ड। ऐसा लगना चाहिए कि माइंड अप्लाई करा है, अगर अधिकारी ने माइंड अप्लाई नहीं करा, ड्राफ्ट सैंक्शन के बेसिस पे जो है सैंक्शन जारी कर दी, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंसेप्शन में ले सकते हैं। और सबसे आखिरी में है चार्जशीट, जिसको हमको एग्जामिन करना होता है और ये देखना होता है कि जिसने निष्कर्ष निकाला वो कौन था। अब अदर पैरामीटर में कौन आ जाएंगे, जिसने जांच करी है वो सक्षम है या नहीं है एज पर सेक्शन 17 ऑफ पीसी एक्ट। सेक्शन 17A का प्ली भी जो है हम ले सकते हैं अगर सिर्फ केस डिमांड के हद तक है। इसके अलावा जो कंसर्न डिमांड एट्रीब्यूट हुई है तो वहाँ पर जो निष्कर्ष दिए हैं एसीबी ने, वो निष्कर्ष अगेंस्ट लॉ कैसे है। कई बार ऐसा होता है कि इनकी रिपोर्ट में डिमांड है पर ट्रांसक्रिप्शन में डिमांड नहीं है, या ये कहते हैं कि एफएसएल रिपोर्ट जो है मैच कर रही है अक्यूज की वॉइस को पर ट्रांसक्रिप्शन में जो है डिमांड नहीं है। तो ये सब लीगल पॉइंट है और इनको इनिशियल स्टेज पे जो है रेज कर सकते हैं इन डिस्चार्ज केस। तो इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है और इस तरह से हमारे केस को जो है हमें सिस्टमेटिक करना है। अगर आप सिस्टमेटिक कर लेंगे तो बहस करने में ईजी रहेगा और कोर्ट को सारी बातें जो है कन्वे करने में आपको ईजी रहेगा। अगर आप भी होमवर्क नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे या हवाईबाजी करेंगे और उसके बाद आप कोर्ट पहुंच के बहस कर लेंगे, तो वहां पर रेमेडी नहीं मिलेगी। एवरी केस रिक्वायर्स टाइम, तो केस को टाइम दें। अगर टाइम नहीं है तो सरेंडर हो जाओ, सजा खा लो। अगर केस को लड़ना है तो प्राथमिक शर्त है कि आप केस को टाइम दो और खुद से ड्राफ्टिंग करो, और ये ड्राफ्टिंग आप कर सकते हो। उसके बाद आप जाओ एक्सपर्ट के पास में टू रिव्यू कि ड्राफ्ट सही है या नहीं है, क्लियर है। अगर पहले पहुंच गए तो मतलब क्या रहेगा, सबसे पहले खुद से होमवर्क करना है, क्लियर है बात। पूरा आप तैयारी कर लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, ताकि एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ गई, खुद का ड्राफ्टिंग भी आ गया, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा बनेगा और आपके रिजल्ट्स जो हैं उस सिनेरियो में ऑप्टिमम होंगे, अच्छे ही होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको समझाया कि डिस्चार्ज पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करना है, इसकी हेडिंग्स क्या क्या होगी और किस तरह से हमें बात को लिखना है, समझाना है, क्लियर है। जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।